हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है करंट अफेयर्स वीडियो में। और सबसे पहले टॉपिक देखते हैं क्या क्या है। जैसे रूस ने भारत को युआन में तेल खरीदने को मजबूर कर दिया है। रुपी रूबल ट्रेड वो ठप हो गया है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे क्या हुआ है और गवर्नमेंट क्या कदम उठाने जा रही है, कौन कौन सी इंडियन रिफाइनरी कंपनी ने युआन में पेमेंट किया है, ये सब जानेंगे। ओके, केंद्र सरकार ने भारत सिक्स अलायंस शुरू किया है, क्यों किया है, क्या बात है, अध्यक्ष कौन है, इस पर चर्चा करेंगे। एक इंपॉर्टेंट विधेयक है, बिल है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इस पर चर्चा करेंगे डिटेल में। डूरंट कप है, इसके अलावा कई और टॉपिक हैं, सब पर बात होगी दोस्तों। शुरू करते हैं। और हाँ, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स वीडियो अगर नहीं देखा आपने, देख लेना जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और एक लाइक बनता है। क्वेश्चन होगा, रूस ने भारत को रुपए और दिरहम की जगह किस मुद्रा में क्रूड ऑयल खरीदने को मजबूर कर दिया है? आंसर होगा इसका युआन। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, इंडियन रिफाइनरी ने स्टार्ट कर दिया है युआन में पेमेंट करना रूस को। और उसमें नंबर 1 कंपनी यानी पहली कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसने पेमेंट किया है रूस को। इंडिया न चाहते हुए भी युआन में चीनी मुद्रा में पेमेंट करने को मजबूर है। तो इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए। इंटरनेशनल रिलेशन जो टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन में, उससे संबंधित है ये, ठीक है। दरअसल यूक्रेन पर जब रूस ने हमला किया तो उसकी वजह से अमेरिका ने डॉलर में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। किस पर? रूस पर। रूस ये विशालकाय देश है, इसने इस पर हमला किया था और उसकी वजह से रूस डॉलर में व्यापार नहीं कर सकता है, तो ये प्रतिबंध लगा हुआ है उस पर बहुत बड़ा। तो इसके बाद क्या हुआ, 2022 में यानी पिछले साल रूस ने डिस्काउंट में इंडिया को तेल देने का ऑफर दिया, कुछ और देशों को दिया, भारत भी था। तो भारत ने रूस से रुपी रूबल ट्रेड के लिए समझौता किया, यानी इंडिया रुपए में तेल खरीदेगा। तो रिकॉर्ड स्तर पर रूस से इंडिया ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। और हुआ ये कि रूस ने मई 2023 में मना कर दिया कि हम रुपए में भुगतान नहीं लेंगे, इनकार कर दिया। उसका कहना था कि भारतीय बैंकों के जो वोस्टर अकाउंट है उसमें अरबों रुपए पड़े हुए हैं और वो इसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। रूस का कहना था कि रुपया अस्थिर मुद्रा भी है। ओके, तो इस वजह से क्या हुआ, उसने पेमेंट स्वीकार करना ही बंद कर दिया रुपए में। अब वो उसे क्यों दिक्कत हो रही थी रुपए में पेमेंट लेने में? क्योंकि वो उस रुपए का यूज़ नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इंडिया जो है उससे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खरीद नहीं रहा है, हथियार खरीदता है, लेकिन उसमें भी कमी आई है दिनों दिन। तो ऐसे में वो पेमेंट कहाँ करे, उसके साथ समस्या थी। तो मई 2023 में रूस के विदेश मंत्री वो इंडिया आए और उन्होंने दबाव डाला इंडिया पर कि चीनी मुद्रा युआन में भुगतान करे इंडिया, लेकिन भारत ने तब इनकार कर दिया था। और बाद में ये तय हुआ कि यूएई की जो मुद्रा है दिरहम, उसमें भुगतान हो, लेकिन ये ज़्यादा दिन चल नहीं सका। तो अब जुलाई में रूस ने ये साफ कह दिया कि उसे चीनी मुद्रा युआन में ही भुगतान चाहिए, जो ऑयल इंडिया परचेज कर रहा है सस्ते में उसके लिए। तो इसके बाद भारतीय तेल कंपनियों ने क्रूड ऑयल के लिए युआन में भुगतान शुरू कर दिया है। और माना जा रहा है कि चीन के दबाव में रूस ने दिरहम की जगह युआन में ही तेल का भुगतान लेना शुरू किया है। ये स्थिति है। जून में क्या हुआ है, 17.9 लाख बैरल ऑयल हम लोगों ने इंपोर्ट किया है रूस से। और उससे पहले मई में आप देखेंगे कि 19.6 लाख बैरल इंडिया ने आयात किया था, इंपोर्ट किया था। तो इंडिया जो है वो कमी भी कर रहा है। दो वजह हैं, एक तो रूस जो है वो अपने तेल के उत्पादन में कमी कर रहा है, दूसरा कि पेमेंट चैलेंजेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। भारत में कच्चे तेल की आवक कम हो गई है क्योंकि पेमेंट सिस्टम बदल रहा है। ओके, तो चीन के दबाव में रूस ने ये साफ कह दिया इंडिया को युआन में ही भुगतान हम लेंगे। और उसके बाद से ये स्थिति है कि हमें मजबूर होना पड़ा है कि युआन में हम पेमेंट करें। हालांकि इंडिया और चाइना के बीच में रिश्ते उतने बेहतर नहीं हैं, डिप्लोमेटिक चुनौतियां हैं। और इस वजह से ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अभी तो मतलब पेमेंट इंडिया ने शुरू कर दिया है युआन में भारतीय कंपनियों ने, लेकिन आगे हो सकता है कि ये इसमें दिक्कत आए युआन को आगे, मतलब युआन में पेमेंट करने का मतलब है कि हम यानी इंडिया युआन को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। जितना ही हम उसके मुद्रा का पेमेंट करेंगे, उसकी मुद्रा का यूज़ करेंगे, उतना ही वो युआन मजबूत होगा, उसकी पूरी दुनिया में दखल और ज़्यादा बढ़ेगी। तो रूस और चीन के बीच में ना
बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अभी जो युद्ध हो रहा है उसमें रूस को हथियारों की कमी भी पड़ रही है। तो ऐसे में चीन भी उसे कुछ मदद कर रहा है वहाँ पर, और आर्थिक रूप से चुनौती जो रूस को हो रही है उसमें चीन बड़ा सहयोगी बनकर उभरा है। ओके, तो ऐसे में रूस भी चीन पर डिपेंडेंट हो चुका है बहुत बुरी तरीके से, और एक बड़ी वजह यही है कि वो युआन में पेमेंट करने को कह रहा है। तो ये एक स्थिति हुई है और इससे भारतीय रुपए को बहुत बड़ा धक्का लगा है। भारत कोशिश कर रहा था कि दुनिया के बहुत सारे देशों में रुपए में ट्रेड हो, और उसमें बड़ा कदम जो था रूस के साथ हो रहा था, इंडिया और रूस के बीच में रुपये रूबल ट्रेड। ओके, लेकिन उसमें बड़ा धक्का लगा क्योंकि रूस ने कह दिया कि हम ये पेमेंट अब नहीं लेंगे रुपए में, क्योंकि रुपए का हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया ने कोशिश तो की है तमाम दूसरे देशों में कि हम रुपए को और ज़्यादा चलाएं, लेकिन उसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। उसमें बहुत बड़ी बाधा ये रूस की ओर से देखने को मिल रहा है। ठीक है, मुझे लगता है ये पूरा मुद्दा आप समझ चुके होंगे। रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। ओके, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ सब PDF अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। और 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान है, बहुत मामूली सी रकम है। उसके जरिए 1 साल तक आपको PDF मिलता है, करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, वो भी कई तरह के PDF होते हैं। और साथ में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है बहुत मामूली सी रकम में 1 साल तक। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDT बिल 2023 को मंजूरी दी है। तो इसमें अधिकतम कितने रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है अगर नियमों में का उल्लंघन करती है तमाम कंपनियां? तो आंसर होगा 250 करोड़ रुपए। ठीक है, तो केंद्रीय कैबिनेट ने 5 जुलाई को इस बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी, और इस बिल को संसद में मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। आपको पता होगा मानसून सत्र जो है ना वो 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो मानसून सत्र शुरुआत होगी पुराने संसद भवन में, और फिर उसके बाद संसद की कार्रवाई यहाँ नए संसद भवन में शुरू हो जाएगी, वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कानून बनने पर ये नया जो बिल है ना वो लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट करने का अधिकार देगा लोगों को। उद्देश्य ये कि पर्सनल जो डेटा है उसके प्रोसेस करने की मान्यता मिले। ठीक है, तो इसमें यही है प्रावधान कि नियम तोड़ने पर कंपनी पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उससे कम भी लग सकता है, मैक्सिमम 250 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है। और कानून लागू होने के बाद लोगों को अपना डेटा कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इन सब के बारे में डिटेल मांगने और उसे डिलीट करवाने का अधिकार होगा। जैसे आप किसी कंपनी से कुछ परचेज कर रहे हैं, आपने सब कुछ अपना डेटा दे दिया, मेरा एड्रेस ये है, ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर ये है, और परचेज करने के बाद आप चाहते हैं कि ये डेटा जो है वो डिलीट हो जाए, तो आप वो कह सकेंगे कि आप डिलीट करो। उस कंपनी को ये डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो ये भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। ठीक है, अच्छा, इस बिल से जुड़ा हुआ ड्राफ्ट नवंबर 2022 में लोगों से सुझाव मांगने के लिए जारी किया गया था, और उस वक्त ये जो जुर्माना ना 250 करोड़ रुपया वो 500 करोड़ रुपए का प्रावधान था। हालांकि फिर तमाम कंपनियों ने आपत्ति जताई कि नहीं, इसको कम किया जाए। ठीक है, तो अब इसको क्या किया गया है, 250 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, तो नया विधेयक अब ये संसद में पेश होगा, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। और आपको बताऊं कि अभी देश में कोई ऐसा कानून नहीं है डेटा प्रोटेक्शन को लेकर। देखिए, मोबाइल इंटरनेट के चलन के बाद से प्राइवेसी की सुरक्षा की ज़रूरत है। कई देशों में लोगों के डेटा प्रोटेक्शन को लेकर सख्त कानून तैयार किए जा चुके हैं, और फिलहाल सख्त कानून न होने की वजह से इंडिया में डेटा कलेक्ट करने वाली जो कंपनियां हैं इसका कई दफ़ा फ़ायदा उठा लेती हैं। जैसे बैंक, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कई सारी जानकारी लीक होती रहती है, ऐसी खबरें आती रहती हैं लगातार। तो ऐसे में लोग अपना डेटा जो है ना उसकी प्राइवेसी को लेकर अभी डाउट में रहते हैं। तो ये जो कानून बन जाएगा उसके बाद इन सब जो डेटा है उसकी सुरक्षा का एक कानूनी रूप मिल जाएगा, और एक कानूनी समर्थन मिल जाएगा कि उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। क्योंकि डेटा लीक होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है फ्रॉड। आप तमाम जो खबरें सुनते होंगे कि आप डेटा लीक हो गया और ईमेल आईडी से या फ़ोन नंबर की वजह से फ़ोन आ रहे हैं लगातार, या बैंक से ही पैसे कट गए,
फ्रॉड की वजह से। तो ये सब समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए ये किया गया है। एकदम ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन कानून जब बन जाएगा तो उससे सख्ती पर ज़रूर असर पड़ेगा। और क्या बात है, इसमें क्या क्या प्रावधान है? तो इस ड्राफ्ट में यह है कि एक तो विवाद की स्थिति में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड फैसला करेगा। एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा, संवैधानिक तौर पर होगा, उसको अधिकार, ढेर सारे अधिकार होंगे, और नागरिकों को सिविल कोर्ट में जाकर मुआवजा का दावा करने का अधिकार होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे और भी आएंगी। ओके, और तमाम कंपनी को अपने बिजनेस उद्देश्य न होने पर यूजर का डेटा अपने पास से हटाना होगा। वो उन डेटा को रख कर बैठे नहीं रह सकते हैं, उसका दूसरा यूज़ नहीं कर सकते हैं। और क्या क्या बातें हैं? एक तो विदेशों में भी ये जो कानून है वो लागू होगा। कब लागू होगा विदेशों में कानून? तो ऐसे वक्त में जब भारतीय लोगों का डेटा उस डेटा के आधार पर सेवाएं सर्विस बेची जाती हैं विदेशों में, तो ये कानून विदेशों में भी लागू होगा। विधेयक के अनुसार व्यक्ति को निजी डेटा की जानकारी जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल तमाम जितनी भाषाएं हैं उन सब में करनी होगी। ठीक है, ताकि इससे व्यक्ति सही तरीके से आकलन कर पाए कि उसका जो व्यक्तिगत डेटा है उसका इस्तेमाल सही उद्देश्य के लिए हो रहा है कि नहीं, और वो डेटा डिलीट तो नहीं करवाना चाहता है, सब कुछ जानकारी उसके पास होगी। तो एक बड़ा अधिकार ये कानून भारतीयों को देगा। ठीक है, आने वाले वक्त में इसकी डिमांड काफ़ी वक्त से हो रही थी कि डेटा प्रोटेक्शन के पर कानून बने। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले ये कहा था कि एक बनना चाहिए, ये सब चीज़ें कानून इससे रिलेटेड बननी चाहिए। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है ये, और लोगों को इससे अधिकार मिलेंगे। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है पूरी बात समझ चुके होंगे। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय संचार मंत्री ने भारत 6G अलायंस लॉन्च किया है, इसके अध्यक्ष का नाम बताएं। आंसर होगा NG सुब्रमण्यम, ये TCS के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। ठीक है, तो NG सुब्रमण्यम। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, भारत 6G अलायंस है, तो इंग्लिश में भी हम इसे भारत 6G अलायंस ही लिखेंगे, इसको इंडिया नहीं लिख देंगे। ठीक है, तो अश्विनी वैष्णव जो कि मंत्री हैं, केंद्रीय संचार, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT मिनिस्टर हैं वो, तो 3 जुलाई को उन्होंने भारत 6G को लॉन्च किया है। न्यूज़ देख रहे हैं आप, और ये फोटोग्राफ लॉन्चिंग के समय क्या है। ये एक सोसाइटी है जिसे सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बनाया गया है, और इसमें टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग, एजुकेशन और केंद्र सरकार का मिलकर एक गठबंधन है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य भी है इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में अब आगे समझते हैं अगले क्वेश्चन के जरिए। तो क्वेश्चन होगा, भारत 6G अलायंस लॉन्च करके भारत ने वर्ष 2023 तक दुनिया के 6G IPR यानी बौद्धिक संपदा अधिकार का कितना प्रतिशत लक्ष्य रखा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि IPR बौद्धिक संपदा अधिकार 6G से रिलेटेड यानी पेटेंट, ठीक है, जो पेटेंट हो दुनिया भर में उसका कितना प्रतिशत 2030 तक इंडिया के पास रहना चाहिए। इसका आंसर होगा 10%। ठीक है, 10% की बात हो रही है, और न्यूज़ देख रहे हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, इंडिया एम्स फॉर 10% 6G पेटेंट्स बाय 2030। तो एक इम्पॉर्टेंट ये मुद्दा है, टॉपिक है। तो इंडिया जो है ना वो अगली पीढ़ी के वायरलेस तकनीक में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये सब काम कर रहा है। ओके, तो ये देख रहे हैं, कुछ पॉइंट भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे भारत ने क्या किया, जून 2023 तक 6G तकनीक पर 200 से अधिक पेटेंट हासिल कर लिए हैं इंडिया ने, और वर्ष 2030 तक इंडिया 10% जो पेटेंट है वो इंडिया के पास रहे, ये कोशिश है इंडिया की। और सरकार की नज़र 2030 तक 6G नेटवर्क लॉन्च करने पर है। इंडिया में 2030 तक 6G जो नेटवर्क है वो हो सकता है, लॉन्च हो सकता है। 6G नेटवर्क जो है ना 5G की तुलना में 100 टाइम गुना होता है, और अधिक ये विश्वसनीय, किफ़ायती ये होगा, ऐसा बताया जा रहा है। और मार्च 2023 में, कुछ महीने पहले ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
देश में 6G सेवाओं के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया था। और ये जो अलायंस है ना, वो उसी का एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा अजित अगरकर। ठीक है, क्या नाम है? अजित अगरकर। तो उस समिति में ये तो अध्यक्ष होंगे और कुछ मेंबर भी होंगे, जैसे शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलील अंकोला, श्रीधर शरत, ये सब भी शामिल रहेंगे। ठीक है। BCCI चेयरमैन कौन है? रोजर बिन्नी। सचिव है जय शाह। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। किस शहर की पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है? आंसर होगा चेन्नई ने ये लॉन्चिंग किया है। ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस ने देश में पहली बार। दरअसल देखिए, देश में कई शहरों की पुलिस जो है ना, आमतौर पर ड्रोन का तो उपयोग करती है, लेकिन स्पेशल यूनिट नहीं है उसके पास। तो ये जो ड्रोन यूनिट है, करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। और इसका उद्घाटन तमिलनाडु के DGP शैलेंद्र बाबू ने किया। तमिलनाडु, उसके मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। गवर्नर है RN रवि और राजधानी है चेन्नई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीत लिया है? आंसर होगा इंडिया, भारत ने जीत लिया। और ये न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू के स्टार स्पोर्ट्स में। ठीक है, 5-4 के गोल से इंडिया ने ये खिताब जीता है। ठीक है, कुवैत को हराया 5-4 से और अपने नाम कर लिया है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने। और कहाँ पर यह आयोजन हुआ है ये फुटबॉल मैच? तो बेंगलुरु के श्री कांतिराव स्टेडियम में, अभी हाल ही में। ठीक है, तो कुछ अवार्ड भी दिए गए हैं इसमें, जैसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला है सुनील छेत्री को। फेयर प्ले अवार्ड मिला है नेपाल फुटबॉल टीम को। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है अनीसुर रहमान जी को। ठीक है, तो ये आयोजन हुआ है इंडिया में। और SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ये इसका जो चैम्पियनशिप है वो 2 साल पे आयोजित किया जाता है। और इसमें दक्षिण एशियाई देशों की जो राष्ट्रीय टीमें हैं वो सब हिस्सा लेती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 132वां डूरंड कप टूर्नामेंट भारत के किस शहर में आयोजित हुआ, जिसमें 27 साल बाद विदेशी टीमें भी हिस्सा लेंगी? आंसर होगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में ये आयोजित होने जा रहा है। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, 27 ईयर के बाद विदेशी टीम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 132वां ये संस्करण होगा। 3 अगस्त से 3 सितंबर तक ये आयोजित किया जाएगा कोलकाता में। कब से कब तक? 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक। और कितनी विदेशी टीमें हिस्सा ले रही हैं? 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं 27 साल के बाद। ठीक है, तो डूरंडो कप जो है ना, वो एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1888 में की गई थी, 1888 में। और आयोजन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। इस टूर्नामेंट का जो नाम है ना, वो इसके संस्थापक सर हेनरी मार्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था। ओके, तो उन्होंने ही शुरुआत की थी। वो 1884 से 1894 तक भारत के विदेश सचिव थे, 1884 से 1894 तक। ठीक है, पहली बार इसको 1888 में शिमला में शुरू किया गया था। भारत और तमाम जो रियासत थी उनके सशस्त्र बलों के बीच में। आज़ादी के बाद भारतीय सशस्त्र बल के तमाम जो रेजिमेंट हैं, कई सारे क्लब हैं, सेना की उपस्थिति में ये सब आयोजन होता है। तो इसको लॉन्च किया कप को किसने? आप देख रहे हैं कि भारतीय सेना के जो चीफ हैं, प्रमुख जनरल मनोज पांडे, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 जुलाई को। हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1977 में भारतीय डाक सेवा से जुड़े लोगों को सम्मान देने के लिए इस दिवस को मनाने की शुरुआत गवर्नमेंट ने की थी।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। आंसर होगा 2 जुलाई को। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की ओर से ये दिवस मनाया जाता है और 1994 में इस दिवस की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 3 जुलाई को। उद्देश्य यही है कि प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे पर लोगों को जागरूकता फैलाई जाए और प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है और एक प्लास्टिक बैग को नष्ट होने में 100 से 500 साल लग सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 6 जुलाई को। ठीक है, जूनोसिस क्या है? वो एक संक्रामक रोग है जो कि जानवर से मनुष्यों तक जो विभिन्न प्रजातियों के जरिए आता है, उसको जूनोसिस डिजीज़ कहते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, इबोला हो गया और भी कई सारे जो जानवरों से हमें इन्फेक्शन इधर लग रहा है वो जूनोसिस, ये जूनोटिक डिजीज कहेंगे हम। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और प्लीज़ पसंद आया तो शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। और ओके, और मेंबरशिप अगर आपने नहीं लिया है तो देख लेना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।